नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो क्लास नंबर 3 है, ये सीरीज़ आपको रोज़ 8 बजे शाम को मिलती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की नई संरचना क्या है। 10+2, 5+3+3+4 और उसके बाद दिया है 8+4, 5+2+3+3। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सही हो जाएगा 5+3+3+4। ठीक, एनईपी 2020 में जो ये 10+2 वाला पहले सिस्टम चलता था ना, जो 1986 की राष्ट्रीय नीति में बना था, उसको अब हटा के 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा पेन का साइज बड़ा कर लिया जाए, पेन काफ़ी छोटा लग रहा है। ठीक है, आप सही है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 5+3+4। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 3 साल जो प्री प्राइमरी वाला है वो हो जाएगा, और उस कक्षा 3 से 5, फिर उसमें ये 1-2 यानी प्री प्राइमरी 0 से 3 से 6 वर्ष प्लस 1-2 ये 5 हो जाएगा। फिर 6 से 8 3 साल ये हो जाएगा। फिर और उसमें वो 2, 3, 5 3, 4, 5 3 साल ये हो जाएगा। कुल मिला के 5+3+3+4 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है। तो निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? विकल्प आपका दिया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा बी विकल्प दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्राइमरी यूनिवर्सल नेटवर्क। विकल्प सी दिया है न्यू इंडिया प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी। और अगला विकल्प दिया है न्यू इंडिया प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी एंड नेशनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर अर्बन नीड्स। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए विकल्प, यानी निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निपुण भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2019, 2020, 2021, 2022। तो ये जो निपुण भारत मिशन है ये कब शुरू हुआ है? 2021 में। निपुण भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2021 में। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 2021। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। ठीक, इसमें रटने वाली पद्धति थी उससे मुक्त किया गया है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ इसमें यही है, ये जो रटने वाली वो थी व्यवस्था, इससे उसको कर दिया गया है मुक्त, क्योंकि अब रटने से आज़ादी बच्चों को मिलनी चाहिए, समझ पे शिक्षा की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है FLN का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज एंड नंबर्स, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फॉर्मल लर्निंग नेटवर्क, फाउंडेशनल लर्निंग फॉर नीडी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका क्या है? FLN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, यानी उसके मातृभाषा में उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, मातृभाषा में उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा विद्या प्रवेश मॉड्यूल किस कक्षा के लिए है? कक्षा 2, कक्षा 1, प्री प्राइमरी और कक्षा 3।
तो ये जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल है, ये 3 महीने का प्ले बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये किसको लाया गया है? 3 महीने के लिए प्ले बेस्ड यानी खेल के माध्यम से शिक्षा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? खेल के माध्यम से शिक्षा। तो ये किसके लिए है? ये स्पेशली कक्षा 1 के बच्चों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो विद्या प्रवेश मॉड्यूल जो है ये किस कक्षा के लिए है? कक्षा 1 के लिए है। ठीक, ये एनसीईआरटी ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई है कि 3 महीने का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 महीने। जिन बच्चों ने प्री प्राइमरी यानी जो 3 से 6 वर्ष वाली शिक्षा आंगनबाड़ी वाली है, जिन बच्चों ने इसको नहीं लिया है उसको उनके लिए ये बनाया गया है विद्या प्रवेश मॉड्यूल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। कितने घटक हैं मुख्य रूप से? 6 घटक हैं। कौन कौन से 6 घटक हैं ये भी सुन लीजिए। ये जो है ना, बता रहे हैं आपको, पीएम विद्या मॉड्यूल के 6 घटक हैं। कौन कौन से 6 घटक हैं ध्यान से देखिएगा। एक हो गया इसमें दीक्षा हो गया, फिर 1 क्लास एंड 1 चैनल टीवी हो गया, रेडियो पॉडकास्ट हो गया, दिव्यांग हेतु ई कंटेंट हो गया, डिजिटल यूनिवर्सिटी हो गया एवं ऑनलाइन कोचिंग हो गया। तो पीएम ई विद्या मॉड्यूल के कुल कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दीक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? मिड डे मील से, डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण व ई कंटेंट से, स्कूल भवन निर्माण से, छात्रवृत्ति से। तो ये जो डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण ई कॉन्सेप्ट है, ये दीक्षा पोर्टल जो है इसका ये किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण व ई कंटेंट से। तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित हो जाएगा आपका? बी विकल्प। अच्छा, एमडीएम आप लोगों को पता होगा शुरू किया गया था, लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। ये ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एमडीएम का अब नया नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एनईपी 2020 में बाल वाटिका किस आयु वर्ग के लिए है? एनईपी जो 2020 है इसमें जो बाल वाटिका चलाई गई है किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 11। तो अभी आपको बताया जो प्री प्राइमरी चल रहा है ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, जिन्होंने प्री प्राइमरी की शिक्षा नहीं ली है उनके लिए क्या किया गया है? उनके लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम उनके लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम नहीं, पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तो 6 घटक हैं। उनके लिए क्या चलाया गया है? विद्या प्रवेश कार्यक्रम, विद्या प्रवेश या ई विद्या मॉड्यूल जिसको बोलते हैं। ठीक, ये किसके लिए चलाया गया है? ई विद्या मॉड्यूल। वो उनको 3 महीने की शिक्षा उसमें दी जाएगी। तो ये बाल वाटिका 0 से 6 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या 3 से 6 वर्ष कितना हो जाए? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष, बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? तो छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षक के लिए, अधिकारियों के लिए। तो ये जो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है ये किसके लिए है? शिक्षकों के लिए है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, शिक्षकों के लिए। ठीक है, एक मिनट, ये किसके लिए है? शिक्षकों के लिए। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अच्छा, निष्ठा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीव। ठीक, यानी ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम कौन सा है? निष्ठा। ठीक, अभी तक निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 ये आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक दी जानी चाहिए? कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कम से कम कक्षा 8 तक। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कब से कब तक दी जानी चाहिए? कम से कम कक्षा 5 तक। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, कम से कम कक्षा 5। यानी इसमें ये डी विकल्प का हो जाएगा कम से कम कक्षा 5 तक। क्या रखिएगा आप?
ये सही से लिखा नहीं, चलो इसको लिख दे रहा हूँ। कम से कम कक्षा तक इसको आप ध्यान रखेंगे। कम से कम कक्षा 5 तक ये हो जाएगा, यानी कम से कम कक्षा 5 तक। पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया? से कम 5, ठीक। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, कम से कम 5 तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उल्लास। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? जो ये उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है इसका लक्ष्य क्या है? प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए चलाया गया है, 15+ आयु वर्गों को साक्षर बनाने के लिए चलाया गया है, डिजिटल शिक्षा के लिए चलाया गया है, गणित शिक्षा के लिए चलाया गया है। तो ये जो उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है ये 15+ आयु वर्ग के जो हैं या अभी तक शिक्षित नहीं है या साक्षर नहीं है उनको साक्षर बनाने के लिए ये चलाया गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही आएगा? बी विकल्प। ये जो 15 वर्ष के बच्चे हैं, 15 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं, इनको साक्षर बनाने के लिए ये चलाया गया है उल्लास कार्यक्रम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का टारगेट इसमें रखा गया है, ठीक। 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का टारगेट रखा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं को मिलाकर बना है? SSA प्लस रमसा प्लस टीचर्स एजुकेशन। फिर नंबर 2 कह रहा है MDM प्लस छात्रवृत्ति, NEP प्लस RTI अधिनियम, डिजिटल इंडिया प्लस स्किल इंडिया। तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये किन योजनाओं को मिलाकर, इनमें 3 योजनाओं को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। इसमें एक है SSA। अच्छा, कब बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2018 में ये बनाया गया है। इसमें SSA जो ये सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था और रमसा योजना थी और टीचर्स एजुकेशन, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, SSA प्लस रमसा प्लस टीचर्स एजुकेशन। चलिए बढ़ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। परख का क्या काम है? मिड डे मील की गुणवत्ता, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, शिक्षक भर्ती, स्कूल भवन निरीक्षण। तो ये जो परख है इसका क्या काम है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र इसका क्या काम है? ये मूल्यांकन है उनका मूल्यांकन कर। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। अच्छा, परख का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज, ठीक। नहीं, इसका हो जाएगा परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र जो ये समग्र विकास है उसका ये जांच करता है, ठीक, उसका मूल्यांकन करता है। इसका नाम ही है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। इसका काम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या बदलाव किए गए? बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी गई, साल में 2 बार बेस्ट स्कोर मान्य किया गया, सिर्फ MCQ बेस किया गया, कक्षा 10 में नहीं होगा। तो क्या किया गया इसका? इसमें आप बताएंगे NEP 2020 में इसमें साल में 2 बार बेस्ट स्कोर मान्य होगा, ठीक। NEP 2020 में बोर्ड का जो डर होता है ना बोर्ड परीक्षा का, उसको ख़त्म करने के लिए अब साल में 2 बार किया जाएगा, ठीक। मतलब जो बोर्ड परीक्षा का आयोजन है वो साल में 2 बार किया जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? विकल्प, ठीक, बी विकल्प, साल में 2 बार बेस्ट स्कोर इसमें मान्य होगा। मतलब दोनों बार में जिस परीक्षा में आपका ज़्यादा नंबर रहेगा वही मान्य होगा। बेस्ट स्कोर का मतलब दोनों बार में आप में जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वही आपका मान्य होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विद्यांजलि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन क्लास, स्वयंसेवकों को स्कूल से जोड़ना, रिजल्ट देखना, फीस जमा करना। तो विद्यांजलि पोर्टल का क्या काम है? स्वयंसेवकों को स्कूल से जोड़ना। विद्यांजलि पोर्टल में किया गया है, ये वॉलंटियर इसमें रखे जाएंगे, इनको रजिस्टर्ड वॉलंटियर कहेंगे। ये स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाके अपनी फ्री सेवा देंगे, ठीक। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प,
यानी स्वयं सेवकों को स्कूल से जोड़ना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, स्वयं सेवकों को स्कूल से जोड़ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पीएम श्री स्कूल का लक्ष्य कितने स्कूल अपग्रेड करना है? जो ये पीएम श्री योजना चल रही है, इसका लक्ष्य कितने स्कूलों को अपग्रेड करना है? तो कितने स्कूलों को अपग्रेड करना है इसका लक्ष्य? 5,000 स्कूलों को, 14,500 यानी 14,500, 25,000 स्कूलों को या 50,000 स्कूलों को। तो देखिए पीएम श्री स्कूल का जो लक्ष्य है ये 14,500 स्कूलों को रखना है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी विकल्प 14,500, यानी बी विकल्प का सही हो जाएगा। ध्यान रखें, पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तेरा जादुई पिटारा क्या है? टीवी शो है, कक्षा 1 व 2 के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग किट है, ऑनलाइन गेम है, स्कॉलरशिप है। तो जादुई पिटारा क्या हो जाएगा? ये जादुई पिटारा जो है कक्षा 1 और 2 के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग किट, प्राइमरी स्कूलों में जो किट आती है इसी को जादुई पिटारा कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी, जादुई पिटारा कक्षा 1 व ये प्ले बेस्ड स्कूल लर्निंग किट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-FS 2022 किसके लिए है? अच्छा देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो हर 10 साल बाद उसी के लिए एक NCF भी गठित किया जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक, तो इसमें क्या चर्चा की गई है, किसके लिए बनाया गया है? कक्षा 9 से 12 के लिए, फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष, कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग। तो किसके लिए बनाया गया है? फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8। अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 किया गया है। ठीक, तो फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 3 से 8 वर्ष, यानी देखिए 3 से 8 मतलब कक्षा जो प्री प्राइमरी तीनों और 5 तक, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, 3 से 6 वर्ष वो हो गया और 2 ये हो गया, यानी कक्षा 2 तक के लिए आपको बना गया है। तो विकल्प का कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-FS 2022 3 से 8 वर्ष के लिए, फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रेरणा कार्यक्रम यूपी में किससे संबंधित है? तो प्रेरणा कार्यक्रम अच्छा दिया तो है MDM यानी मिड डे मील, मिशन प्रेरणा FLN सुधार, लड़कियों के लिए साइकिल, स्मार्ट क्लास। तो ये जो प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया है यूपी में, ये FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो एक टारगेट रखा गया था ना 26-27 इसका टारगेट, उसी के लिए इसको, उसी का नाम इसको यूपी में क्या कहा गया है? प्रेरणा यूपी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मिशन प्रेरणा FLN सुधार के लिए इसको चलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डिजिटल लाइब्रेरी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? ई पाठशाला पर, दीक्षा, स्वयं पर, सभी पर। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये ई पाठशाला पे भी आपको मिल जाएगी, दीक्षा ऐप पे भी मिल जाएगी, स्वयं ऐप पर भी मिल जाएगी, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, इन सभी। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? सभी पर है डिजिटल लाइब्रेरी से। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी से आप हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से ना। ठीक, आप मोबाइल में तमाम देखते हैं, बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, इसी को डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस तरफ। NEP 2020 में स्किल सब्जेक्ट किस कक्षा से शुरू होगा? अच्छा, जो नई शिक्षा नीति है इसमें स्किल की बात की गई है कि कम से कम एक स्किल तो बच्चों को आप सिखाएं ही। कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11। तो ये कब से शुरू होगी? कक्षा 6 से। जब बच्चा प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन पूरा करके अपर प्राइमरी में जाएगा तब उसको कम से कम एक स्किल सिखाने पे जोर दिया जाए। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, कक्षा 6 से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्कूलों में क्या रोल है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्कूलों में क्या रोल है? भाषा संगम, संस्कृति एक्सचेंज, खेल प्रतियोगिता, विज्ञान मेला, छात्रवृत्ति। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्कूलों में भाषा संगम एवं संस्कृति एक्सचेंज। ठीक, जैसे आपने देखा बनारस में, ये बनारस में हुआ ना, तमिल और भारत का तमिल संगम संस्कृति हुई। तो ऐसे ही अब बनाया गया है स्कूलों में भी कि भाषा का संगम हो, इसे एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का कल्चर आपस में जान समझ सकें। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, भाषा संस्कृति। ठीक,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आरटीआई एक्ट 2009 में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग को है? 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 16 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। अच्छा देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया था, लेकिन अब जब एनईपी 2020 लागू हुई तो ये 3 से 6 वर्ष भी यानी प्री प्राइमरी भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो अब जब होगा तो आप क्या बताएंगे, इसमें आपको 6 से 14 वर्ष दिया जाएगा, लेकिन अगर आरटीआई एक्ट 2009 नहीं देता तब आप लोग 3 से 14 वर्ष मारेंगे या 3 से 14 वर्ष का विकल्प लगाएंगे। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका 6 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऑपरेशन कायाकल्प यूपी में किससे जुड़ा है? यूपी में अभी आपने देखा ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा था, तो ये किससे जुड़ा है? इस शिक्षक ट्रेनिंग से, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से, एमडीएम से, डिजिटल बोर्ड से। तो देखिए ये किससे जुड़ा हो जाएगा? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बाउंड्री, उसकी स्कूल की बाउंड्री करवानी है, बेसिक स्कूलों को कायाकल्प करना है। ठीक, 19 पैरामीटर इसमें बनाए गए थे। कितने पैरामीटर बनाए गए थे? 19 पैरामीटर। इसमें टॉयलेट था, पेयजल की सुविधा थी, डिजिटल क्लास थी, डिजिटल क्लास थी, बेंचेस थी, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। ठीक, इन सबको ये पंचायत के फंड से, प्रधानों के माध्यम से इसको कराया गया था। ठीक, अभी भी चल रहा है ऑपरेशन कायाकल्प, लेकिन ये यूपी में किससे संबंधित? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से, ठीक, डेवलपमेंट से। तो विकल्प आपका कौन सा सही जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बैगलेस डेज, अब एक नई योजना चलाई गई है एनईपी 2020 में कि बच्चे कुछ दिन निर्धारित किए जाएंगे जिसमें बच्चे बिना बैग के विद्यालय आएंगे। ठीक है, तो ये किन कक्षा के लिए शुरू पूछ रहा है? कक्षा 1 से 2, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 सभी। तो चूँकि बेसिक की बात की जा रही है तो बेसिक में कौन सा हो जाएगा? कक्षा 6 से 8। ठीक है, कक्षा 6 से 8 हो जाएगा। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, कक्षा 6 से 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, कितने दिन आना है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिन आना है। तो कितने दिन आना है? 10 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 10 दिन बच्चे बिना बैग के आएंगे। उनको आप कराएंगे क्या? जैसे बागवानी करवा दिए, खिलवा दिए, बढ़ईगिरी हो गया, कुम्हारगिरी हो गया, यही सब सिखाना है। ठीक है, अब ऐसे सरकारें योजना बना रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि बैगलेस डेज कितने दिन है? 10 दिन। किन कक्षाओं के लिए? 6 से 8 के लिए। किसके तहत शुरू किया गया है? एनईपी 2020 के तहत इसको शुरू किया गया है। फिर कह रहा है स्टार्स प्रोजेक्ट किन राज्यों में है? सभी राज्य, 6 राज्य यूपी सहित, सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य। तो ये यूपी सहित 6 राज्यों में स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, यूपी सहित 6 राज्य। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा कौन कौन से 6 राज्य हैं ये भी आपसे पूछा जा। अच्छा किसकी मदद से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के। ठीक, वर्ल्ड बैंक की मदद से इसको संचालित किया जा रहा है। और इसमें 6 राज्य हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है, उड़ीसा है और यूपी। तो कितने राज्य हो गए? 6 राज्य। कौन कौन? फिलहाल ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जाने रहिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा और यूपी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एनईपी का नया कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या जुड़ेगा? सिर्फ मार्क्स, सेल्फ प्लस पीयर प्लस टीचर्स असेसमेंट, सिर्फ हाजिरी, खेल के नंबर। तो होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड जो है इसमें सभी जुड़ेंगे, सेल्फ पेयर प्लस टीचर्स असेसमेंट, यानी टीचर ने क्या किया, टीचर्स को भी रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कुल मिला के समग्र ग्रोथ देखी जाएगी, कुल मतलब सारी तरफ से बच्चों का विकास ही। तो कौन विकल्प सही जाएगा आपका? बी विकल्प, सेल्फ पेयर प्लस टीचर्स असेसमेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ICT@स्कूल अब किसका हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का, समग्र शिक्षा अभियान का, PM विद्या योजना का, निपुण भारत का। तो ये किसका है? समग्र शिक्षा अभियान का। पहले ICT@स्कूल, ठीक, जो चलता था, अब इसको किसमें 2018 में इसको समग्र शिक्षा में मिला दिया गया है। पहले ये चलता था ICT@स्कूल, लेकिन 2018 में जब समग्र शिक्षा अभियान आया तो उसी में इसको मर्ज कर दिया गया
और उसको रमसा योजना था और जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था और टीचर्स एजुकेशन, इन सबको मिला के क्या बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, समग्र शिक्षा अभियान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तहत। शिक्षा संवाद यूपी सरकार का प्लेटफॉर्म किसके लिए है? जो शिक्षा संवाद चलाया गया है ये किसके लिए है? इसमें छात्र अभिभावक शिक्षक संवाद होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा, रिजल्ट होगा, एमडीएम मतलब जो पीएम पोषण योजना चलाई गई है एमडीएम, इसकी शिकायत की जाएगी। तो शिक्षा संवाद के तहत छात्र अभिभावक और शिक्षक तीनों एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और तीनों आपस में संवाद करेंगे। जैसे हाजिरी कम क्यों होती है, या बच्चा क्या नहीं जान पाता, या इसका क्या पोजीशन है, क्या प्रोग्रेस है, इन्हीं सब पे चर्चा की जाएगी। सरकार ने शुरू किया है। विकल्प का कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प, छात्र अभिभावक और शिक्षक संवाद। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार आंगनबाड़ी को किससे जोड़ा जाएगा? स्वास्थ्य विभाग से, प्राइमरी स्कूल HWC से, पंचायत से, एनजीओ से। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो आंगनबाड़ी है इसको प्री प्राइमरी स्कूल, अभी आपने देखा एक 10,000 रुपये पे रखे गए हैं, ECC एजुकेटर रखे गए हैं, नहीं रखे गए? तो ACC एजुकेटर जो रखे गए हैं ये पहले आंगनबाड़ी में चलती थी प्री प्राइमरी, अब स्कूल से मर्ज किया जाएगा। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल प्लस HWC। ठीक, एनईपी 2020 के अनुसार आंगनबाड़ी को किससे जोड़ा जाएगा, प्राइमरी स्कूल से, और प्री प्राइमरी स्कूल जो है प्री प्राइमरी जो चलता था उसको प्राइमरी से मर्ज कर दिया जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल प्लस HWC से। आज के लिए इतना ही। आप लोग शाम को 8 बजे इस क्लास को ज़रूर देखिए, आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे और एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।